छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा असेसमेंट ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यह चैप्टर पिछले 2 क्लासों से होता रहा है। यह इस पर मेरा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज सच मान करके, उसको फर्म मान करके किस तरह से हम जो है इसका असेसमेंट करेंगे और कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, उसके बुक प्रॉफिट का किस तरह से कंप्यूटेशन करेंगे हमने पिछले क्लास में देखा था। तो और आज जो हम लोगों का टॉपिक है इसमें इसी का तीसरा जो लेक्चर है, इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ फर्म्स इनकम अंडर हेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि अब हम लोग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और अब हम किस तरह से कंप्यूटेशन किया जाएगा, किस तरह से कर निर्धारण होगा व्यवसाय अथवा पेशे के आय में इसका मैंने फर्म के इनकम का, यही हम आज अध्ययन करेंगे, यही हमारा अध्ययन का विषय होगा। तो इसमें जो है हम लोग सर्वप्रथम ध्यान दें कि पहला जो है एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करते समय अधिनियम जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके सेक्शन 40B का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। 40B तो जो है सेक्शन 40B में कुछ व्ययों को अस्वीकृत किया गया है, अतः ये व्यय फर्म को कटौती के रूप में मान्य नहीं है। ये व्यवसाय से आय की गणना करते समय जो है उसमें जोड़ दें। अब जैसे होता क्या है कि व्यापारी चूंकि अपने जो भी वो व्यय करता है, एक्चुअल जो उसका व्यय होता है या जो व्यवसाय की दृष्टि में जो व्यय है, तो उसको वह अपना व्यय साइड में लिख देता है या जो उसका इनकम है, इनकम में से जो है उसको लेस करता है। तो लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो है कुछ व्ययों को अस्वीकृत किया है, वो जो है नहीं मानता है कि उसमें डिडक्शन मिलना चाहिए। तो वैसी स्थिति में हमें इसका ध्यान देना होगा कि इसको जो है, अगर हम जो व्यवसाय का आय का जो हमने बुक प्रॉफिट की बात की, उसमें जो है इसको जोड़ देते हैं, यही ध्यान देंगे। तीसरा हमारा है कि यदि कोई पारिश्रमिक किसी सीमा तक स्वीकृत है तो उस सीमा से अधिक चुकाया गया पारिश्रमिक व्यवसाय से आय की गणना करते समय आय में शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि है कोई जो सीमा दी गई हो और उतना ही तक स्वीकृत हो कि वो जो दिया जाएगा साझेदारों को, तो जो है अगर उससे अधिक की स्वीकृति है तो उसको जो है जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि साझेदारों को दिए गए पारिश्रमिक में वेतन, कमीशन, बोनस या अन्य कोई पारिश्रमिक तथा पूंजी पर ब्याज शामिल होता है। पांचवा, सभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं धारा 30 से 37 के अंतर्गत जो दिए गए हैं, तो जिन्हें पूर्णतया व्यवसाय एवं पेशे के संबंध में चुकाया गया हो, तो फर्म की व्यवसाय शीर्षक के अंतर्गत कुल आय की गणना करते समय इसको घटा दिया जाता है। तो यही जो है हमें जो है ध्यान देना है। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा
कि भाई 40B का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसमें जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 40B है, तो 40B के अंतर्गत कौन कौन से व्यय अस्वीकृत हैं, हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे। वह तो हो गया कि हाँ, उसके लिए जो कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, तो किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40B के अंतर्गत कौन कौन से व्यय अस्वीकृत हैं। तो इसमें पहला है कि फर्म द्वारा ऐसे साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक, अब उस पारिश्रमिक में चाहे वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई जो भी पारिश्रमिक हो, जो सक्रिय साझेदार नहीं है। सक्रिय साझेदार को यदि दिया गया है, इसकी चर्चा हम लोग ने पीछे किया था, सक्रिय साझेदार को यदि कोई वेतन, कमीशन या बोनस दिया जाता है तो वह तो एडमिसिबल है। लेकिन यदि जो साझेदार सक्रिय नहीं हो, उसे भी दिखाया गया हो, तो यह जो है इनकम टैक्स एक्ट की नजर में जो है एडमिसिबल नहीं है और इसको जो है शामिल नहीं किया जाता है, या 40B में है, इनकम टैक्स एक्ट के 40B में है जो अस्वीकृत व्यय है उसमें। दूसरा है कि किसी सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक का ऐसा भुगतान जो साझेदारी संलेख के अनुसार अधिकृत नहीं है। मान लीजिए किसी ऐसा सक्रिय साझेदार को अगर जो भी आपको करना है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, या हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि पार्टनरशिप में सबसे महत्वपूर्ण होता है पार्टनरशिप डीड, जो कि उसको जो है उसके संचालन में क्या क्या होगा, सारी चीजों का वर्णन उसमें रहता है कि क्या क्या इसमें होगा, साझेदारों की क्या पूंजी होगी, साझेदार कितने साझेदार रहेंगे, उनका पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, उनका लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, या किनको सैलरी दी जाएगी, किनको कमीशन दिया जाएगा, वो सारी या क्या करने पर दिया जाएगा, कौन से एक्शन पर, सक्रिय रूप से अगर है तो कौन सा कार्य किया जिसके बदले में दिया जाएगा, ये सारा जो है रहना चाहिए। तो अगर ऐसा जो है साझेदारी संलेख के अनुसार अधिकृत नहीं है, अधिकृत है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अस्वीकृत व्यय की, लेकिन अगर अधिकृत नहीं है तो वैसी स्थिति में जो है यह एडमिसिबल नहीं होगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा है कि किसी साझेदार को ऐसे ब्याज का भुगतान जो न साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत है और न संलेख की शर्तों के अनुसार, तो वैसा ब्याज जो है नहीं दिया जाएगा। किसी साझेदार को अगर जो है लिख भी दिया है अगर व्यापारी ने, तो उसे जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा इनकम टैक्स की नजर। इसके बाद हम चौथा, यदि साझेदार को उसकी पूंजी पर दिया गया ब्याज, अब यहाँ ध्यान देने लायक है कि यदि साझेदार को उसकी पूंजी पर दिया गया ब्याज 12% वार्षिक से अधिक, क्योंकि 12% तक तो एडमिसिबल है, साझेदारों की पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह 12% तक दिया जा सकता है। यह तो हो गया है इनकम टैक्स एक्ट का जो संशोधन हुआ है 1993-94, और फिर 2002 से जो है उसको कर दिया गया कि 2002 से कि भाई 12% तक दिया जा सकता है। 12% से अधिक अगर ब्याज दिया गया हो तो यह जो है इस ब्याज की जो रकम होगी उसकी कटौती अस्वीकृत होगी। इस अधिक वाली ब्याज की राशि को फर्म के शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाएगा। यही ध्यान रखना है कि उसमें जो अस्वीकृत होगा जो भी व्यय उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उससे जो है उतना फर्म का लाभ कम हो गया होगा, इसलिए उसको इस तरह से लाभ को बढ़ा दिया जाएगा। तो यह हो गया। पांचवा है कि किसी सक्रिय साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक जो साझेदारी प्रलेख की शर्तों के अनुसार अधिकृत है तथा साझेदारी प्रलेख की किसी के पूर्व की अवधि से संबंधित है, जो है पहले से और पूर्व के साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार अधिकृत नहीं है,
तो वैसी कटौती नहीं मिलेगी। अर्थात क्या कहने का अर्थ है कि जब कोई सक्रिय साझेदार हो और उसको जो पारिश्रमिक दिया गया है तो वह जो है साझेदारी प्रलेख की तिथि के पूर्व की अवधि से संबंधित यदि हो तो वैसी स्थिति में जो है वह नहीं किया जाए। अब यह तो हो गया कि जो है धारा 40B के अंतर्गत जो है कटौती अस्वीकृत व्यय कौन कौन से हैं। अब इसमें जो है 40B का जो है उसका हम लोग थोड़ा स्पष्टीकरण भी कर दें तो बेहतर होगा कि इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो पहला है कि प्रतिनिधि के रूप में साझेदार द्वारा दिया गया ऋण। यदि कोई व्यक्ति फर्म में अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में या उसकी ओर से साझेदार है, माने जो संस्था या फर्म जो है और उसमें से जो है कोई पार्टनर ने अपना एक प्रतिनिधि रख दिया हो, तो अगर वो साझेदार है और उसने व्यक्तिगत स्थिति में फर्म को ऋण दिया है, अपने व्यक्तिगत स्थिति में फर्म को ऋण दिया है, तो इस ऋण पर फर्म द्वारा चुकाए गए ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी। किंतु प्रतिनिधि के रूप में साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दिया गया ब्याज इस धारा के लिए कटौती योग्य नहीं होगी। अगर प्रतिनिधि के रूप में है तो वैसी स्थिति में तो कटौती होगी, लेकिन अगर प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी रूप में है तो वैसी स्थिति में यह कटौती योग्य नहीं। तो यह भी ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरा इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में निजी हैसियत से साझेदार है, यानी जब अपने निजी हैसियत से साझेदार है, प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, किंतु उस व्यक्ति को फर्म किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में कोई ब्याज चुकाती है, तो ऐसी ब्याज स्वीकृत कटौती हो। और कभी कभी साझेदारी प्रलेख में यह नहीं लिखा होता है कि प्रत्येक को पारिश्रमिक की कितनी राशि देगी, तो ऐसा होता है कि ऐसा न लिखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि साझेदारी प्रलेख में यह स्पष्टतया उल्लेख करना होगा, अर्थात जो है उसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है उल्लेख करना होगा कि प्रत्येक सक्रिय साझेदार को कितनी राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी अथवा पारिश्रमिक की गणना करने की विधि का उल्लेख करना आवश्यक है। मान लीजिए अगर या तो एक लमसम अमाउंट या अगर कमीशन वगैरह है तो उसका विधि है, उसका क्या परसेंटेज होगा, क्या प्रतिशत होगा, इसका जो है उल्लेख करना आवश्यक है कि उसकी गणना करने की क्या विधि होगी, यह है। या तो फिर लमसम अमाउंट हो, तो यह ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग प्रोफार्मा जो है एक देखें कि प्रोफार्मा ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फर्म टोटल इनकम, तो फर्म का जो टोटल इनकम होगा उसका क्या प्रोफार्मा होगा। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यह जो है जैसा कि हम लोग ना इसके नाम से ही जानते हैं कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, तो इसमें सारी जो बातें की जाएंगी सिर्फ मौखिक बातों का कोई अर्थ नहीं होगा, सबके लिए एक प्रमाण का होना, लॉ में जो है प्रमाण का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए साथ साथ हमने आपको प्रोफार्मा भी बना करके दे दिया है कि आप इससे जो है और स्पष्ट हो जाए कि हाँ क्या ऐसे होता है। तो इसमें जो प्रोफार्मा है जो फर्म के टोटल इनकम का उसमें है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि बुक प्रॉफिट ऑफ जो भी बुक प्रॉफिट है डिडक्ट रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, जो वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर इसे हम कहते हैं, हिंदी में सक्रिय साझेदार या कार्यशील साझेदार, तो वही वर्किंग पार्टनर। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट, अब उसके लिए क्या है, तो दोनों में से जो कम है, अर्थात पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन का, और दूसरा है कि रेम्यूनरेशन अंडर स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40
तो हमने स्टैट्यूटरी लिमिट देखा था, इसका 1,50,000 और जो है प्लस अगर या 90%, या अगर उससे 3 लाख से ज्यादा है तो उसमें जो है तो उसकी चर्चा हम जो है पीछे में कर चुके हैं। तो वह अगर हो छोटी जीपीएस अगर वही बता रहा है तो यह कहलाएगा प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन हो गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे एड हेड वाइज टैक्सेबल इनकम। अगर अन्य हेड के भी ये तो सिर्फ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन का हो गया, और बाकी जिस हेड के प्रॉफिट होंगे जो टैक्सेबल इनकम होंगे उन सारे इनकम को इस इनकम में जोड़ा जाएगा और तब वही होगा ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80C to 80 बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लोग मैंने फर्म्स जो अब इसके बाद इसको घटा करके जो आएगा वह आएगा फर्म्स टोटल इनकम या टैक्सेबल। तो यही हो गया प्रोफार्मा में। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर होगा। तो यह तो हो गया हमारा जो है धारा 40B का जो स्पष्टीकरण था वो स्पष्टीकरण हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म का जो है करेंगे हम, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे इसको। तो इसमें पहला फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा। अब ध्यान रखेंगे कि फर्म की आय में साझेदार का क्या हिस्सेदारी है। जैसे फर्म की आय में से साझेदारों का हिस्सा धारा 10 उपधारा 2A अर्थात कहते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के अंतर्गत कर मुक्त। अतः इसे साझेदार की कुल आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने फर्म की आय में जो साझेदार का हिस्सा होगा उसको नहीं किया जाएगा। दूसरा, साझेदार को फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक, ब्याज आदि कर योग्य होते हैं। अब सब देखिएगा, तो इनके संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो क्या क्या ध्यान देना है भाई? तो पहला है कि रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक जब साझेदारी प्रलेख की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार को अपनी फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक मिला हो तो वह वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। मान लीजिए ठीक है वेतन ही मिला, तो अब जो है इसको ऐसा नहीं कि हम तब इसको वेतन के साथ सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएंगे, नहीं, यह यहाँ कार्य करने के लिए मिला है, इस साझेदारी व्यवसाय में कार्य करने के लिए मिला है, इसलिए इसको यहीं पर जो है ध्यान में रखेंगे। तो वैसी स्थिति में जो है बल्कि जो है इसलिए कह रहा है कि यह जो है वेतन शीर्षक में नहीं कर योग्य होगा, बल्कि क्योंकि यह साझेदारी फर्म का कर्मचारी नहीं होता। ये जो है साझेदार जो होता है वो फर्म का कर्मचारी नहीं होता है, वो फर्म का मालिक है ना। तो मालिक जैसा कि हम लोग वहां भी देखे हैं कि जो नियोक्ता को मिला हुआ नियोक्ता द्वारा अपने जो कर्मचारी को वेतन मिलता है अर्थात एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो दिया जाता है वह ध्यान रहे कि वह संबंध उनमें होना आवश्यक है। इसीलिए देखते हैं वहाँ की अगर संसद सदस्य या विधायक का जो वेतन है वह वेतन शीर्षक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको रखा जाता है। तो उसी तरह से अगर साझेदार को कोई वेतन मिला हो या कमीशन मिला हो या बोनस मिला हो तो वह जो है चूंकि यह जो है फर्म का कर्मचारी नहीं है इसलिए इसे वेतन शीर्षक में नहीं भेजाएंगे। अतः यह राशि व्यापार अथवा पैसे के लाभों के शीर्षक में कर योग्य है, यहीं पर इस पर कर लगेगा। यदि साझेदार को धारा 40B में वर्णित स्वीकृत राशि से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो ऐसी जो अधिक की रकम होगी वह साझेदार की आय में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि इसे फर्म की आय में शामिल कर लिया गया है। अब फर्म की आय में कर लिया गया होगा इसलिए साझेदार के जो है व्यक्तिगत आय में शामिल इसको नहीं करना है।
यही ध्यान। तो या तो हो गया पारिश्रमिक के बारे में। अब दूसरी हम चर्चा करेंगे, दूसरा है इसका कि किराया, रेंट। यदि कोई साझेदार अपनी फर्म को अपना मकान या भवन किराए पर देता है तो उसकी आय मकान संपत्ति से आय से प्रतिशत करेगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि मान लीजिए कि किसी के पास, किसी साझेदार के पास मकान को और उसने फर्म को दे दिया उसके किराए पर और उसका किराया लेता है, तो वह उसके व्यापार की आय नहीं होगी, बल्कि वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी और वहां पर वह टैक्सेबल होगी। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारी प्रलेख के अनुसार साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज जो है उसका हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 12% वार्षिक तक उसकी व्यक्तिगत आय में जो है कर योग्य हो। ठीक है, यहाँ तो 12% तक उसको छूट मिल जाती है, रिडक्शन मिल जाता है, लेकिन जब उसके व्यक्तिगत आय में जाते हैं तो वहाँ वह चूंकि उसकी आमदनी है इसलिए जो है वहाँ कर योग्य होगी, तो 12% तक तो होगी। और इस प्रतिशत से जो अधिक ब्याज साझेदार की व्यक्तिगत आय में जो है वो शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि उसे व्यवसाय की आय में शामिल कर लिया गया। अगर जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहले 12% से अधिक होगा तो जो है उसको व्यवसाय की आय में शामिल कर लिया जाएगा, तो यह जो है 12% का वहां व्यक्तिगत आय में। चौथा है कि रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त रहने का मकान। यदि कोई फर्म अपने साझेदार को रहने के लिए किराए से मुक्त मकान दे देती है तो ऐसी स्थिति में जो है और उसके साथ मान लीजिए कि मुफ्त बिजली पानी की सुविधा दे दी जाती है तो ऐसे व्यय अस्वीकृत जो है या व्यय अस्वीकृत। अतः यह राशि साझेदार के हाथ में प्रयोग नहीं होगी, अन्यथा दोहरा कर होगा। हो गया क्लियर। अब पांचवा हम बात करेंगे डिडक्शन, कटौतियों की। एक साझेदार की व्यापार अथवा पेशे के लाभों के शीर्षक में प्रयोग आय की गणना के लिए जो है निम्न कटौतियां स्वीकृत होगी। कुछ कटौतियां हैं जो कि स्वीकृत होती है, तो व्यापार अथवा पेशे के आय के लिए कौन सी कटौतियां स्वीकृत होगी इस पर हम ध्यान देंगे। तो इसमें एक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि साझेदार ने ऋण लेकर फर्म में पूंजी लगाई तो उस ऋण पर ब्याज की कटौती की जाएगी। मान लीजिए उसने ऋण लेकर के कहीं से फर्म में जो है पूंजी इतना लगाया, तो उस जो लोन पर वो जो ब्याज दे रहा है उस ब्याज की तो कटौती मिलेगी। बी है कि पूंजी की कमी पर चुकाया गया ब्याज, अर्थात इंटरेस्ट पेड ऑन डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। साझेदार द्वारा अपने हिस्से की पूंजी की कमी, जो कैपिटल डिफिशियंसी की जो रकम है उस पर फर्म को चुकाया गया ब्याज कटौती योग्य। डिफिशियंसी का मतलब क्या है? ड्राइंग। अगर मान लीजिए कमी पूंजी जितनी है उससे अधिक जो निकालेंगे तो जो है वो ड्राइंग है, तो ड्राइंग पर यदि ब्याज दे रहा है लगेगा अगर साझेदार को, तो वह जो है वह ब्याज कटौती योग्य होगा। अर्थात इसे कहें हम कि कैपिटल डिफिशियंसी मीन्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। हमने जो कैपिटल डिफिशियंसी मीन्स ड्राइंग और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वह कटौती योग्य। तीसरा है कि साझेदार का व्यक्तिगत निर्धारण, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट अमाउंट द पार्टी। तो इसकी गणना व्यक्तियों के कर निर्धारण की तरफ की जाएगी। ठीक है, साझेदार का जो व्यक्तिगत कर निर्धारण होगा तो वह जिस तरह से किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल का कर निर्धारण होता है उसी तरह से इनका भी कर निर्धारण होगा। तो छात्रों आज हम लोग चैप्टर पढ़े असेसमेंट ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस पर मेरा 3 लेक्चर हो चुका, आज तीसरा लेक्चर है। नेक्स्ट यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी इसके क्लास जारी रहेंगे, लेकिन अब इतना
लेक्चर के बावजूद मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे, क्योंकि यह बार बार जो है जो हमारा फर्म है या खरीदारी पर जो हम लोग बात करते हैं, पार्टनर की बात करते हैं, तो हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसकी जानकारी, क्योंकि हम चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो या अन्य हर जगह इसकी जो है आवश्यकता पड़ेगी और हमें यह जानना आवश्यक है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया। मैंने यह समझ कर कि सिर्फ परीक्षा के ख्याल से इम्पोर्टेंट होगा ऐसा नहीं। अब मेरी चूँकि मेरे जो है इस पेपर के जो है कोर्स समाप्त होता है। शुरुआत में टोटल थ्योरीज और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स मैंने पढ़ाया। इसके बाद हर चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बना दिया है और आपके जो है सिलेबस आपका जो है और समाप्त हो चुका है। मैं यह सोचता हूँ क्योंकि अब इसके बाद आगे या तो यहीं से आप चाहें तो आप किसी दूसरे प्रोफेशन में या कहीं भी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तो इसके बाद आप कुछ भी करने के लिए जो है दुनिया का जितने कंपटीशन हैं लगभग सब कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इस परीक्षा को पास करके। तो चाहे अगर प्रोफेशन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप चाहे तो अलग से आप एज ए प्रैक्टिशनर जो है आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिस में आप जो है कार्य कर सकते हैं या जो है आगे आप उच्चतर जो हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, चाहे आप MBA करें, चाहे CA करें, चाहे कॉस्टिंग करें, चाहे इनकम करें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यही मेरी सोच है कि आपको अधिक से भले सिलेबस में हो या न हो, अधिक से सिर्फ परीक्षा चल देखिए परीक्षा में बहुत अच्छा कर जाना ठीक है, वह एक कसौटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही अंत है, क्योंकि हमें नॉलेज रहना चाहिए। परीक्षा में बहुतों के बहुत अच्छे क्योंकि परीक्षा जो है वह एक टेक्निक है मार्क्स लाने की और सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होता। आपका नॉलेज जो है वो हमेशा काम देगा, मार्क्स तो किसी एक क्लास में आएगा। इसलिए मैं इसी उद्देश्य से कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हो जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं इस चैप्टर को मैंने बताया। तो अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है इसको ठीक से पढ़ेंगे, हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर को सुनेंगे तो इसका आपको लाभ और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर में अन्य बातों को ध्यान में रखेंगे और यदि इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया तो यदि आपकी समझ में इसमें कुछ न आया हो, कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह हो, आप बेहिचक कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके की समस्याओं को, आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।